नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में राम बारात और शिव बारात को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ऐसे में एसपी आरती सिंह के निर्देश पर पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों और साथ ही सादी वर्दी में खुफिया विभाग द्वारा की जाएगी। अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख से पैनी नजर रखी जाएगी। ऐसे में एसपी संजय कुमार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार केवल 2 साउंड सिस्टम की अनुमति दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को 1 सीओ, साथ ही 4 इंस्पेक्टर, 10 दरोगा, 30 हेड कांस्टेबल और 10 महिला पुलिसकर्मी जो है उन्हें भी तैनात किया गया है। साथ ही पीएससी और फायर टैंकर भी मौजूद रहेंगे। व्यवस्था के इंतजाम किए और साउंड की जो व्यवस्था है उसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, कल फर्रुखाबाद क्षेत्र में शिव बारात है और उसके बाद राम बारात होगी। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस में लगा दिया गया है, जिसमें 4 एसओ हैं और करीब 50 हेड कांस्टेबल हैं, महिला कांस्टेबल है, एक प्लाटून पीएससी है और एक फायर टेंडर है। क्यूआरटी जो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है उसकी 2 टीमें हैं। उसके अलावा सीओ लगे हैं और पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से की जाएगी, ताकि कोई भी गलत काम करे या कोई भी गलत बात करे उसको उसकी निगरानी की जा सके, उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा सादे वस्त्रों में एलआईयू का स्टाफ होगा जो सभी पे नज़र रखेगा। जो बारात है कल शाम को है और देर रात तक चलती है, उसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा जो आपने पूछा डीजे के बारे में, डीजे में सिर्फ 2 साउंड बॉक्स अलाउड है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। उसमें सभी लोग, हम लोग भी और जो आयोजकगण हैं उनको भी कंप्लायंस करना चाहिए, उसके लिए बात है। यदि उससे ज़्यादा करेंगे तो यथोचित तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कार्रवाई आयोजकों के खिलाफ होगी या साउंड डीजे वालों के खिलाफ होगी? साउंड सिस्टम वाले का तो खिलाफ होना ही होना, आयोजकगण के खिलाफ इसलिए होगी कि जब उनको मीटिंग करके बता दिया गया है पहले भी कि 2 से ज़्यादा साउंड बॉक्स अलाउड नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में, उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे, नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो अतः सबसे है, आपके माध्यम से हम सभी आयोजकगण से अनुरोध करना चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट। यूपी के वाराणसी से खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान यात्रा लेकर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर युवाओं को बेरोजगार करने, स्कूल बंद करने और शराब की दुकानों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम का नारा देकर सरकार भाईचारे को तोड़ना चाहती। उन्होंने राम भद्राचार्य जी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित है। प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में मौर्य ने संविधान की रक्षा की बात दोहराई। आज देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर की चौपट कर रहे हैं। सरकार उस पर रोक लगाने में प्रभावहीन रही है। किसान को आज अपने फसल, खरीफ की फसल के लिए खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है तो खाद का ब्लैकमेल हो रहा है। किसान को खाद के नाम पर लाठियां मिलती हैं या पुलिसिया तंज मिलता है। 27,764 स्कूल बंद होने कगार पर हैं, जबकि योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान धड़ाधड़ खोल रही है। एक और सरकार की दुकान खोल रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश में दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवानों की रोजाना आए गए दिन कहीं न कहीं हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। धार्मिक उन्माद फैला करके कई मदरसे तोड़े जा रहे हैं, कई मजारें तोड़ी जा रही हैं, कई मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। मकसद इस वक्त सरकार का केवल इतना है कि हिंदू मुस्लिम उन्माद पैदा कर अपनी कमियों को छिपाया जाए
और जनता का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का नारा देकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा सौहार्द को खत्म करने पर आमादा है, भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रही है। अपनी जनता पार्टी इन तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर के संविधान सम्मान जनहितों का यात्रा लेकर के प्रदेश भ्रमण पर निकली है। 6वें चरण में आज हम बनारसी में हैं। इसके बाद हम आपके चंदौली जनपद से होते हुए गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ से जा रहे हैं। 7 दिवसीय हमारी यात्रा है। इसके पहले 5 चरण की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। ये 6वीं चरण की यात्रा आजमगढ़ में 21 तारीख को पूरी होगी और 21 तारीख को आजमगढ़ की यात्रा पूरी होने पर 42 जिलों का दौरा भी अपनी जनता पार्टी पूरी कर चुकी होगी। मकसद है सरकार को जनता की जवाबदेही के प्रति सचेत करने की, साथ ही साथ जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित न करने और अदानी अंबानी के हाथों में देश को बेचने का जो पाप कर रही है, जैसा कि सर्वविदित है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी अंबानी तथा कुछ चंद बड़े थलीशाहों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। देश का बेचा जाना स्वाभाविक रूप से जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला पा रही है, इसीलिए अपने मित्र अदानी और अंबानी को सरकारी विभाग चलाने के लिए दे रही है। और ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है कि जिस देश के नौजवानों को इन विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनका सपना तोड़ा जा रहा है, उनके अरमानों गला घोटा जा रहा है। और साथ ही साथ सरकार देश प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह न होकर केवल अदानी और अंबानी के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, जिसका अपनी जनता पार्टी घोर विरोध कर रही है। यूपी के मथुरा के गोविंद नगर में 2 गर्भवती महिलाओं को धर्म परिवर्तन न करने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। राखी और मोहिनी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का दबाव दिया गया और दहेज की मांग भी की गई। वहीं विरोध करने पर मारपीट की गई और 10 जुलाई को उन्हें घर से निकाल दिया गया। पीड़ितों ने ऐसे में SSP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मोहिनी के पति जो हैं, उनको पर भी सहयोग करने पर घर से उसे निकाल दिया गया। अब मामला पुलिस संज्ञान में और जांच शुरू कर दी गई। माना नगला में एक ठाकुर परिवार ने एक रीति रिवाज के साथ सरस्वती कुंड पे ठाकुर परिवार में ही हिंदू रीति रिवाज के साथ अरेंज मैरिज शादी की थी आज से 1.5 साल पहले। तो लड़कियां वहाँ 2 लड़कियों की शादी की। लड़कियां जब ससुराल पहुंची तो 1 महीने बाद उन लोगों ने देखा वहां जाके कि एक ऊपर कमरा बंद है। उस कमरे में उन लोगों ने 1 महीने बाद वो ताला खोला तो उसमें पता चला कि उस कमरे में हमारे लड्डू गोपाल देवी देवताओं की तस्वीर वहां थी। इन लोगों ने निकाल के उनको पवित्र करके एक मंदिर स्थापित कर लिया। जब उनकी सास इनकी विरोध करने लगी कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती, ये पूजा मत करो। इन लोगों ने पूछा क्यों नहीं होते, कि हम तो ईसा मसीह को मानते हैं, हम तो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा। जो लड़की पैदा हुई है हिंदू धर्म में, वो क्रिश्चियन धर्म को क्यों मानेंगे? उन्होंने विरोध किया कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते ऐसे, हमने तो अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा की है, हम पैदा हुए हैं हिंदू धर्म में, हम क्रिश्चियन धर्म को क्यों मानेंगे? और आपने शादी करते टाइम ये सब बताया क्यों नहीं? बाद में इनकी एक वीडियो, जो शादी में वीडियोग्राफी होती है, उसमें भी इन्होंने वीडियो जब चलाई 1-1.5 महीने बाद आती है वो बन के, तो उसमें भी लिखा हुआ था परम पिता परमेश्वर ईसा मसीह करके, और वो भी एविडेंस है इनके पास। और वीडियोस भी हैं इन लोगों के पास, इनके घर पे भी वो कीर्तन होता है ईसा मसीह का। ये लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनका एक हेड है कोई नरेश नाम का व्यक्ति, इनकी सास का हेड है नरेश नाम का व्यक्ति। उसने कहा कि अगर आप अपनी बहुओं को क्रिश्चियन नहीं बनाओगी तो आपके घर का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा फीडबैक देके माइंड मेकअप करा दिया कि इन लोगों को प्रताड़ित करने लगे। ससुर है, देवर है और सास, ये 3 लोग प्रताड़ित करने लगे, मारपीट भी करना, दहेज की मांग करना। फिर ऐसा दोहन कर दिया कि इनको मेंटल टॉर्चर इतना कर दिया कि या तो ये क्रिश्चियन बने, अन्यथा ये घर से जाएं। 8 महीने दोनों लड़कियां प्रेग्नेंट के बाद भी इनको मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। छोटी वाली का जो हस्बैंड है उसने अपनी माँ का, अपने पिता का और अपने भाइयों का विरोध किया कि ये सब गलत हो रहा है, तो अपने ही खुद के स्वयं के बेटे को भी लड़कियों के साथ, बहुओं के साथ घर से निकाल दिया। 2 महीने से वो लड़का भी ससुराल में रह रहा है, लड़कियां भी रह रही हैं। इन पर 10-10, 12-12 दिन की बेटियां पैदा हुई हैं, कोई देखने तक नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया, और ये मायके में रह रही है। इनको न्याय मिलना चाहिए। इनकी 20-20 साल की उम्र है और अभी से अगर धर्म के नाम पे ये सब चीजें हो रही है, धर्म के नाम पे कलंक पैदा हो गए। ये ऐसी औरतों को तो जीने का अधिकार नहीं है हिंदू धर्म में, ये समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। तो कप्तान साहब से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि ये बहुत संगीन मामला है। ये मामला बहुत वैसा है कि दो लड़कियों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो रही है और 2 बेटियां हो रहे हैं उनके पास।
तो इसमें पुलिस, मैं चाहती हूँ पुलिस अच्छे से जांच करके और इन दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखाए, मुकदमा लिखा के इनको जेल भेजे, जिससे एक अच्छा संदेश समाज के लिए जाए। ये मामला था कि 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उसके बाद हमने वहाँ पर रहना स्टार्ट किया, तो हमने पूजा की थी उस घर में जाकर। तो उन्होंने हमें मना किया था कि इस घर में पूजा नहीं होती है। तो हमने पूछा था क्यों नहीं होती है, कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि इसको हिंदू धर्म में तो मानते नहीं है। आंटी, इसको हिंदू धर्म में तो मानते नहीं है, पर उन्होंने बोला कि हम तो मानते हैं उनको, और तुम भी इस घर में रहोगी तो उसको मानना पड़ेगा। क्या चाहती हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि इस चीज का न्याय होना चाहिए, या तो उनको जेल होनी चाहिए या फिर इस धर्म को उनको बदलना पड़ेगा, उनको भी। ये धर्म परिवर्तन का। हाँ, क्या पूरा प्रकरण है? ये इसका ये है कि वो लोग हमसे ये कह रहे हैं कि तुम यीशु मसीह की पूजा करो और इस घर में रहोगी, अन्यथा नहीं रहोगी। हमने बोला क्यों? कि नहीं तो अपने बाप से बोल 10 लाख रुपए दे। गरीब कह तो 10 लाख रुपए दिलवाओ, नहीं तो धर्म परिवर्तन हो। एक चीज तो तुमको करनी पड़ेगी। हमने इस चीज पे विरोध किया तो हमें मारा पीटा गया था। मेरी 2 छोटी बहन और मेरे देवर, हम दोनों को धक्के मार के घर से निकाला गया था। और इस चीज को लेकर हमने थाने में भी की थी। वो लोग पैसा भर गए, पता नहीं क्या कर गए, तो वो थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं की, इसीलिए हम यहाँ पे आए। कौन कौन करवा रहा है आपसे इस पूजा को? मेरी सासू और मेरे हस्बैंड। क्या नाम है उन लोगों को? भगवती सासू का नाम है, हस्बैंड का नाम सुशील है। आपने इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने आपके धक्के मार के, नहीं तो मार पीट के हमको निकाला गया था ना वहाँ से। यूपी के मुजफ्फरनगर के खालापार में 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जहां उसने बाइक स्टंट करने से मना किया था, जिस पर सपा नेता अन्नू कुरैशी और उनके भतीजों ने हमला कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक दूध डेयरी चलाता था और परिवार का इकलौता सहारा था। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। आरोप है कि आरोपी इलाके में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे थे और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यहाँ एक सपा का एक गुंडा रहता है यहाँ पे, अन्नू मेंबर जिसका नाम है, उसका भतीजे ने यहाँ पर बाइक स्टंट करता है गलियों के अंदर। उसे इसी बात के लिए हमने कुछ कहा कि भाई यहाँ बच्चे भी घूमते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो, गलियों में गाड़ियां तेज ना चलाया करो। उसने कहा हमें कौन रोक लेगा। और उसके बाद वो घर पे गया। मेरा छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था, यहीं पे इसी जगह पे बैठा हुआ था, और वो घर से गया। हम अचानक से वो बैठा हुआ था, हम भी घर में थे, मतलब हम मौके पे थे। हम एकदम कहा सुनी हुई तो कभी उसने छुरी निकाली और उसके दिल के पास में यहाँ मार दी। उसमें उनके साथ एक आवेद लड़का है, एक अन्नू मेंबर जो सपा में है और पूरी तरीके से गुंडागर्दी में पूरा साहिल को सपोर्ट करता है, वो भी साथ में था। दूसरी चीज ये कि अवैध लड़का है, वो साथ में था, वो मारने में भी साथ में था। दो ने पकड़ा है और उसने साहिल ने मारा है उसको। कल देर रात थाना खालापार पुलिस को एक युवक को 3 लोगों द्वारा चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी, और जो परिजन थाने पर सूचना देने पहुंचे थे उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूब युवक है उसको उनके द्वारा जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसको मेरठ रेफर किया गया था। वहां मेरठ में ले जाते वक्त उसकी जो है वो मौत हो गई थी। इसके संबंध पर थाना खालापार में वादी द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। किसी समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है इसमें? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें जो भी अभियुक्त हैं जिनके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कारण रहा? प्रथम दृष्टया घर वालों का ये बताना है कि जो ये अभियुक्त गण है ये वहाँ पे गली में रैश तरीके से बाइक चलाते थे, स्टंटबाजी करते थे। इस बात को लेकर इनके द्वारा विरोध किया गया था और उस विरोध के फलस्वरूप जो अभियुक्त गण है इनके द्वारा वादी मुकदमा जो है इसके भतीजे पे हमला करके और इसको घायल किया गया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। यूपी के ललितपुर में पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा 13वीं अंतर जनपदीय 3 दिवसीय मलखंभ प्रतियोगिता वर्ष 2025 का समापन किया गया, जिसमें ललितपुर पुलिस की मलखंभ टीम विजेता रही और झांसी उपविजेता रहे हैं। बता दें कि वहीं जनपद के पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली 13वीं
अंतर जनपदीय मलखंब प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक द्वारा समापन किया गया। देखिए, जितने भी हमारे कानपुर जोन के सभी जिलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सभी खिलाड़ियों के द्वारा जो है बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही जीवटता के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया गया। और इसमें जो है ललितपुर जो है प्रथम स्थान पे आया और झांसी जो है दूसरे स्थान पे आया। और जितने भी इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं थी और सामूहिक थी, इसमें सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साहस का और धैर्य का और अपना जो कुशलता है अलग अलग इस खेल की, उसका भी प्रदर्शन किया। तो मैं सभी खिलाड़ियों को जो है बधाई देता हूं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। विजेता और विजेता टीम को भी बधाई देता हूं और जो इसमें पीछे रह गए हैं उनको भी अगले साल के लिए जो है कि वो और अच्छा करे और प्रथम स्थान पे वो आए, इसकी भी मैं अग्रिम उनको शुभकामनाएं जो है वो देता हूँ। यूपी के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने महर्षि भारद्वाज आश्रम में सफाई अभियान में भाग लिया और पीएम मोदी के विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और स्वच्छता एक जन आंदोलन बन चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में सफाई अभियान भी चलाया और लोगों को जागरूक किया और साथ ही स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा कहा। एक साधारण परिवार में जन्म लेने और अपना जीवन एक समाज को समर्पित किया उन्होंने। साधारण परिवार, एक गरीब परिवार में पढ़ाई करते हुए, चाय बेचते हुए, चाय की दुकान में पिताजी का मदद करते हुए आगे पढ़ाई भी किया, शिक्षा भी ग्रहण किया और संघ के प्रचारक रूप में के जीवन, संगठन मंत्री और एक तरह का कहा जाए आज भी प्रचारक का जीवन ही राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या देश के प्रधानमंत्री के रूप में। जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने हैं 13 में प्रधानमंत्री की घोषणा हो, उस समय उनके सामने चुनौतियां विकराल रूप धारण कर रही। देश के अंदर असुरक्षित महसूस हो रहा था, पूरा देश असुरक्षित महसूस हो रहा था। यूपी के शामली के थाना भवन मंडल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने स्वयं सफाई अभियान में भाग लिया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन है। उन्होंने पीएम मोदी और साथ ही सीएम योगी के प्रयासों की सराहना की और विश्वास जताया है कि भारत स्वच्छता में विश्व में अग्रणी बनेगा। कार्यकर्ताओं ने मोहल्लों और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की और नागरिकों से अपील की कि कूड़ा इधर उधर ना फेंके। यूपी के वाराणसी कचहरी में पुलिस और वकीलों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बीते दिनों दरोगा द्वारा एक वकील की पिटाई के विरोध में आज सैकड़ों वकील एकत्रित हुए और नारेबाजी की। तनाव बढ़ने पर वकीलों ने 2 पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही। वकीलों ने भी जांच में सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कचहरी में घटित हुई है, जिसमें हमारे बड़ा गांव थाने के एक एसआई जिस प्रकरण में कचहरी आए थे, जहां पर कुछ असामाजिक टाइप के जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा उनको बेवजह पीटा गया। इसकी सभी लोगों ने निंदा की है। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वहां का प्राप्त कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन व्यक्तियों के द्वारा भी ये कुकृत्य किया गया है, दुस्साहस किया गया है, उन सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन है, उनसे भी वार्ता की गई है। उनके जो पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी इस घटना की निंदा की है और उनके द्वारा भी इसमें विधिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस से कहा गया है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, दरोगा जी का नाम क्या और अभी उनकी हालत कैसी? देखिए, ये मिथिलेश दरोगा है 2019 बैच के, जो बड़ा गांव थाने में तैनात थे। ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल या बनारस में लाए गए थे। स्थिति इनकी अभी गंभीर बनी हुई है। इनको ट्रामा सेंटर डॉक्टर्स ने रेफर किया है और इनको पीएचयू का ट्रामा सेंटर है, वहाँ ले जाया गया। हमारे संस्था के साथ रिमांड लेने के लिए आए, उनके साथ कुछ अधिवक्तागण के द्वारा मारपीट करी गई।
तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे। बाहर के जितने पदाधिकारीगण थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की और निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी और बाहर का हमें पूरा सहयोग है। जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और उसमें बाहर ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। तबीयत कैसी है, कितने लोग के साथ मारपीट हुई है? देखिए, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आया है पुलिस के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर उसका इलाज चल रहा है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबको हमने ब्रीफ किया है कि अपना जो कार्य है उसे शांतिपूर्वक करें, अच्छे से करें। साथ ही साथ हमें बाहर का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग उनके साथ मिलकर अभी सभी अधिवक्तागण के साथ में यूपी के संभल में एसपी अनुकृत शर्मा के नेतृत्व में अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने 30 अस्पतालों पर छापेमारी कर दस्तावेज कब्जे किए। कई अस्पताल संचालक मौके से फरार भी हो गए। अस्पताल अवैध रूप से चल रहे थे और मरीजों से मनमानी वसूली जा रही थी। ऐसे में प्रशासन को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। अब दस्तावेजों की जांच के बाद अस्पताल संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार सख्त है। तो ये हम लोगों को कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कई सारी ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई जो अनधिकृत हॉस्पिटल है वो क्षेत्र में संचालित है और उनके द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के जो है मरीजों का इलाज किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, इवन सर्जरी करी जा रही है। तो आज स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूरे जनपद में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर जिनमें पूर्व में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो संचालित थे, उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है और आपको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं। अब कितने हॉस्पिटलों में जांच हर क्षेत्र में करीबन आज 30 के लगभग अस्पताल तो हमने चिन्हित किए थे। उसके बाद भी आप क्योंकि कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों के द्वारा इनपुट भी मिल रहे हैं, तो हम लोग कार्रवाई अभी जारी है और आपको एक डिटेल प्रेस वार्ता के जरिए जब्त किए गए। हाँ, जो भी जहाँ अनधिकृत हॉस्पिटल थे वहाँ से जो भी अभिलेख है, उसके अलावा जो उनके इक्विपमेंट्स है वो सब हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए। क्योंकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो हम सबकी प्राथमिकता है और हम नहीं चाहते किसी भी जो इनोसेंट व्यक्ति है उसकी जान इसलिए जाए क्योंकि वो एक गलत अस्पताल में जो उसको पता भी नहीं कि अनधिकृत है वहाँ इलाज। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शराफत अली का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को धक्का देकर गाली दी। बता दें, वीडियो में पूरी घटना कैद हो गई है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मौके पर मौजूद अन्य नेताओं ने बीच बचाव कर स्थिति संभाली। बताया जा रहा है कि आगे चलने को लेकर विवाद हुआ है और ऐसे में घटना पार्टी की आंतरिक कलह को उजागर करती है। फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यूपी के बदायूं के महिला अस्पताल में नवजात को टीका लगाने के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में महिला स्टाफ पैसे लेते हुए नजर आ रही। ये मामला भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जबकि सरकार इसे रोकने के प्रयास में लगी है। ऐसे में सीएमएस ने वीडियो को पुराने बताकर पल्ला झाड़ दिया है। आए दिन अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर वसूली की खबरें सामने आती हैं। सवाल उठता है कि जिला प्रशासन कब सख्त कार्रवाई करेगा। जनता जवाब चाहती है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। यूपी के बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाया। युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग था, ऐसे में जिससे परिजन नाराज थे। तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है और हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे में मामले की जांच शुरू कर दी है और युवती के ठीक होने पर बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना ने एक बार फिर से पारिवारिक तनाव और प्रेम प्रसंग के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। थाना क्षेत्र बढ़ापुर के गांव सारंगवाला से एक लड़की के द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नगीना लाया गया, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसके चलते यह कदम उठाया है। उपचार के बाद
शेष विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कोटेदार की लापरवाही सामने आई, जहां पर परसिली के कोटेदार हीरालाल सिंह पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 3 महीने का अंगूठा लगवाकर सिर्फ 1 महीने का अनाज दिया। गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है और ऐसे में शिकायत करने पर उन्हें टाल दिया जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की भी मांग की। ये मामला भ्रष्टाचार और गरीबों के हक के साथ हो रहे अन्याय को दर्शाता है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। कई ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं जो आज जन सुनवाई में आवेदन करने आए। आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या शुभ नाम है आपका? समयलाल साहू नाम सर। समयलाल साहू जी, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सर ये है 3 महीना का फिंगर लगवा लिया गया कोटेदार द्वारा और गल्ला सिर्फ 2 ही महीने का दिया गया। उनके द्वारा ये बोला गया कि अभी 2 महीने का लीजिए, 1 महीने गल्ला बाद 10 दिन बाद दिया जाएगा। अभी खत्म हो गया। कब फिंगर लगवाया गया था? 2 महीना पहले। 2 महीने पहले, लेकिन 2 ही महीने गल्ला दिए, 1 महीना गल्ला नहीं दिए। तो अब आप लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? गल्ला अभी आया नहीं। कौन कोटेदार है? हीरालाल सिंह। हीरालाल सिंह जी। तो अभी उनसे संपर्क आप लोगों का नहीं हुआ? कुछ लोग फोन लगाते हैं तो फोन उठाया नहीं जाता। हाँ, इतने सारे लोग जन सुनवाई में आए हैं तो सभी लोगों की यही समस्या है। क्या शुभ नाम है आपका? राधे राधे। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं है कि सर 3 महीने का कोटा से सिंगल लगवाए और 2 महीने के गल्ला दिए। 1 महीने के करीब की बाद में जब आएगा गल्ला तब देंगे, तो नहीं दिए आज तक। यही समस्या है सर। और कुछ ग्रामीण हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है अपना के? अपना के पास क्या समस्या है? हम तो खुदे राण में गल्ला नहीं पाई। गल्ला नहीं मिला? नहीं मिला। निश्चित रूप से कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण। यहाँ सुदर्शन न्यूज से धीरेश मिश्रा की रिपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी ने आज चित्तौड़गढ़ एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी रिफॉर्म नेक्स्ट जेन 2 को ऐतिहासिक और साथ ही दूरदृष्टिपूर्ण कदम बताया। सांसद जोशी ने बताया है कि ये फैसला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों और व्यापारियों को एक साथ राहत देने का काम किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को जीएसटी के माध्यम से एक बड़ा सुधार देना। आज हम लोग देखें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ ही ये इंटरनल कंजप्शन का भी एक बहुत बड़ा आधार बनेगा, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। हर एक भारतीय के लिए एक डायरेक्ट जीत है। इस साल आप देश के किसी कोने में हो, समृद्धि निश्चित है। ये 22 तारीख के बाद ये लागू हो जाएगा, 22 तारीख से। और मैं सोचता हूँ इस रिफॉर्म के कारण एक भारतीय पर भी टैक्स बर्डन को कम करने के लिए इससे बड़ा माध्यम और कोई हो नहीं सकता। कम टैक्स से सीधे रूप से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे आम आदमी, किसान, छोटे व्यापारी, कर्मचारी और विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों के लिए जो घर के बजट का प्रबंधन करती है, जो गृह लक्ष्मी कराती है, उनको नवरात्रि में ही जीएसटी रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। 2019 में मोदी सरकार द्वारा की गई कॉर्पोरेट टैक्स कट्स से विश्व स्तर पर जो एक कटौती की थी, इससे कंपनियों में फिर से निवेश और नौकरियां पैदा करने की अनुमति मिली थी। मैं सोचता हूँ इसका सीधा लाभ इस देश के मध्यम वर्ग को मिला था। ये आप लोगों के माध्यम से देश की जनता ने कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से आइटम किस टैक्स स्लैब में है, ये तो हमारी सीधे रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपके पास आएगा और आपने देश की जनता ने आपके माध्यम से भी देखा है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। इंदौर जिले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभाग की अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई यहाँ जारी है। आयशर वाहन से पशु आहार के पीछे छुपाकर 504 अवैध विदेशी शराब की पेटियां ले जाई जा रही थी। तो वहीं दिनांक 17 सितंबर 2025 को इंदौर कलेक्टर के मार्गदर्शन व सहायक आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार और नियंत्रण कक्ष प्रभारी
डिप्टी कंट्रोलर सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध मदिरा से भरा हुआ आयशर वाहन को पकड़ा गया। आबकारी उप निरीक्षक मनीष राठौड़ को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आयशर वाहन अवैध मदिरा लेकर ग्राम मेहतवाड़ा पर खड़ा है, जिसमें पशु आहार के बोरों के पीछे छुपाकर अवैध शराब भरी हुई है। सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर अभिषेक तिवारी द्वारा तत्काल सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक मनीष राठौड़ द्वारा नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वीडियो आदि बनाकर कार्रवाई संपूर्ण की गई। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में 17 सितंबर की दरमियानी रात को हमें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में काफ़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो इंदौर के रास्ते किसी गंतव्य की ओर जा रहा है। इसके सूचना के आधार पे हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा रात को सर्च चलता रहा। इसी क्रम में बेटमा थाने के अंतर्गत मेठवाड़ा गांव के पास एक ट्रक खड़े होने की फिर सूचना मिली, तो टीम को भेजने पर उस ट्रक में लगभग 500 पेटी अवैध मदिरा उससे जब्त की गई, जो कि पशु आहार के द्वारा कवर करके अंदर रखी हुई थी। इस पूरी मदिरा और वाहन का तकरीबन मूल्य 40 लाख के लगभग है और अभी विवेचना जारी है कि ये अवैध शराब कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। कई बार सर सुनने में आया कि ये गुजरात जाती है, क्या ये उससे भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं कि अभी कुछ कहना जो आपने विशेष अभियान चलाया था कि अवैध शराब के खिलाफ पूरे स्टाफ को कुछ दिन पहले मीटिंग में निर्देश दिए थे कि उस पर नियंत्रण करना है, ये क्या उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल उसी कड़ी की कार्रवाई है और आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध इसी प्रकार आबकारी विभाग इंदौर कार्रवाई करता रहेगा। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।